गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद एंड प्रणाम। आज हम देखने वाले हैं इन दिस पीक इनटू एवरीडे पीक इनटू एवरीडे चाइना अबाउट Xi Jinping's uphill run. Xi Jinping is running uphill. Make no mistake, China is having a lot of problems. Right. आई गॉट अ कमेंट फ्यू डेज बैक। किसी ने बोला, सर आप ज्यादातर रिपीट करते रहते हो। मैं रिपीट नहीं करता हूँ, मैं आपको व्हाट्स हैपनिंग इन चाइना वही बता रहा हूँ। और टुडे स्पीक इनटू एवरीडे चाइना इज ऑलमोस्ट अ कंसोलिडेशन ऑफ अबाउट 2 weeks वर्थ ऑफ इवेंट्स व्हिच हैव हैपेंड इन चाइना। और इस प्रॉब्लम क्या है चाइना के अंदर कि ये जो स्लोप है ना, जो हमने दिखाया, जो जी जिनपिंग दौड़ रहा है, वो खड़ा होते जा रहा है और मुश्किल होते जा रहा है और कठिन होते जा रहा है। और इसी के बारे में हम आज इसका विश्लेषण करेंगे इन डिटेल कि हो क्या रहा है। व्हाई इज जी जिनपिंग इन अ प्रॉब्लम, चाइना क्यों प्रॉब्लम में है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये प्रॉब्लम हल जाएगा नहीं जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है लंबा टाइम का प्रॉब्लम है। हो सकता है ये प्रॉब्लम अगला 5-10 साल चले। और इस वक्त चाइना विल कीप स्टैग्नेटिंग, एंड जिस तरीके से चाइना स्टैग्नेट होता जाएगा, खतरा इंडिया को बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेजर कॉम्पिटिटर टू चाइना इज इंडिया। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर कि जब बोलता हूं मैं द मेजर कॉम्पिटिटर टू चाइना इज इंडिया, सब बोलते हैं कि चाइना का कॉम्पिटिटर यूएसए है, चाइना का कंपटीशन यूएसए के साथ है। यूएसए में जो बैठता है वो बोलता है चाइना उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है। बट यकीन मानिए, चाइना इज वरीड अबाउट इंडिया। ओके, इसके साथ हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, are China's high-speed trains becoming Xi Jinping's preferred way to travel within the country? Xi Jinping जो है ये हाई स्पीड ट्रेन में क्यों जा रहा है? उसको डर है। क्या उसको डर है कि एक दिन अगर हवाई जहाज में जब जा रहा होता है कि उसका यू नो आर्म खिलाया जाएगा, जिस तरीके जियाउल हक को दिया गया था, और अदर ही माइट बी जस्ट शॉट ऑफ अ प्लेन, सो ही इज गोइंग मोर बाय ट्रेन। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। लीडर का सोच यू नो बताता है कि चाइना में अपहिल रेस किस तरीके से चल रहा है। ओके, दूसरी बात, बहुत कोशिश हो रहा है चाइना के अंदर कि इकोनॉमिक रिकवरी 2004 में हो, पर क्या ये हो पाएगा या नहीं, देखने वाली बात है। और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच आई सॉ। It says China lays out contrasting vision of its financial systems, and it rejects predatory Western outlook. You know, why is this important? This is important because there's a the Communist Party has a distaste for monopolistic, predatory, and vulnerable industry. Okay, that means that uh, they are using the hardline approach to everything, the communist hardline to approach, where they don't want capitalism. ये वेस्टर्न तरीका वो अपनाना नहीं चाहते। तो बोल रहे हैं कि निवेश करो यहाँ, पर वेस्टर्न तरीका नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री को मदद करेंगे, पर वो दे डोंट वांट टू हेल्प द इंडस्ट्री in the western mold, as per market economy. They want to run a capitalistic system with communist principles. वो एक जमाने में चल सकता था, मेरे ख्याल में वो जमाना चला गया। सो अगर आप ये देखेंगे कि इफ यू फैक्टर ये तीनों चीज, देन यू विल रियलाइज दैट द अपहिल रेस इज प्रीटी टफ। ओके, एंड इनका खुद का विशेषज्ञ बोल रहे हैं, हाउ कैन
China's economic confidence recover amid confusion and censorship. So there's a lot of censorship, there's a lot of confusion, there are a lot of issues within China which are at working at cross purposes with each other. चाहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, उसका नतीजा कुछ और निकल रहा है. So this is absolute, confusion which is going on. And in this kind of a confusion, I found this article by Michael Pettis. Michael Pettis, जो है, he is a professor of economics in China, Tsinghua University में, and he writes for Carnegie Endowment and all. ये माना जाता है he is one of the best experts on China and its economy. So I came across this article, and it was a fantastic analysis. I think one of the best analysis on China which I've read in the recent past. So I thought I'll share it with you. Now the important thing इसमें ये है कि why should it grow at 4 to 5% over the next decade, China? Unless China grows at 4 to 5% अगले दशक में 4 से 5% के इजाफा नहीं होगा जीडीपी के अंदर, it will not, there's no chance of overtaking USA. Anything less than 4% is finished. Even 4% is difficult because 4% के अंदर 1-1.5% तो चाइना का inflated figures होते हैं. So it has to grow at 5 to 5.5% to overtake the US economy at some point and become the biggest economy. But that's not the issue. The issue is what Michael Pettis says. What is the cost of China's growth on others? That's the important thing. And in this current geopolitical setup, is this feasible? And that is the analysis which I wanted to share with all of you. He says if China's GDP is to continue to grow at 4 to 5% for the next decade, because that's the time required for it to overtake the US economy, either other major economies must be willing to reduce their economy's investment and manufacturing shares to accommodate China, or China must establish policies that cause the locus of growth to shift from investment to domestic consumption. So the whole story is, can China shift from investment to domestic consumption? Neither is easy, and the former is very unlikely, which we will just see going ahead. Okay. So what does he say? There are two schools of thought in China. China के अंदर दो सोच विचार है. पहला सोच विचार ये है कि China must maintain the investment-driven and manufacturing investment strategy it has followed during the past 3 to 4 decades. क्यों? क्योंकि this gave them success. कि निवेश करते जाओ, रोड बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, रेल बनाओ, सब कुछ बनाओ, उससे हमें फायदा होगा. अगर ये होगा तो ये चलता रहेगा, और यानी कि जो अभी तक चल रहा है उसी को जारी रखो. दूसरा सोच विचार ये है चाइना के अंदर, राइट, कि चाइना कैन मेंटेन हाई ग्रोथ रेट्स only if it sharply reduces investment share of GDP and replaces it with a greater reliance on consumption. और ये जो चीजें हैं, ये चीज यानी इन्वेस्टमेंट टू कंजम्पशन, हमारा इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, हमारा कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है. China is not a consumption driven economy, it is an investment driven economy, manufacturing driven economy. और ये जो शिफ्ट है जो है China has been trying to do for over 1 decade, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ये सब ठीक है, आपका इरादा है कि यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू consumption. Can it happen? Can China maintain high GDP growth rates driven by high investment? ये पहला सीन जो पहला ये है ना स्कूल ऑफ थॉट, वो क्या कैन इट डू सो? अभी चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट इज इन द रेंज ऑफ बिटवीन 23% एंड 27% ऑफ एनी कंट्रीज जीडीपी ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. नॉर्मल चाइना के अंदर नहीं, नॉर्मल अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट
23 से लेकर 27% होता है किसी देश का। एडवांस्ड इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, सर्विस सेक्टर बढ़ जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है, इसीलिए इनके इकोनॉमीज में 18 से 20% ऑफ जीडीपी होता है इन्वेस्टमेंट। रैपिडली ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज would invest up to 30 to 34% of their GDPs. हमारा देश में वो 20 to 23-24% ही है इन्वेस्टमेंट, राइट। वो कहता है 30 या अप टू 34% यू कैन गो। और चाइना में कितना इन्वेस्टमेंट है? 42 to 44%। इतना इन्वेस्टमेंट किसी और देश में है ही नहीं। अगर ये इन्वेस्टमेंट कट होगा तो जॉब्स भी जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कम होगा, इट विल बी अ रेडिकल शिफ्ट। ओके, बट विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर। ओके, एक और पहलू है जो माइकल पेटिस ने बताया है कि चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अकाउंट्स फॉर जस्ट 18% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, बट चाइना का जो कंजम्पशन है सिर्फ 13% है, राइट। तो ये देखिए, 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में 13% ही ये क्या बोलते हैं उसको, कंजम्पशन है। पर इसका जो इन्वेस्टमेंट है और प्रोडक्शन है ये 32%, आउट ऑफ सिंक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 यू नीड 3% ग्लोबल कंजम्पशन। ओके, अगर सस्टेन करना है 1% इन्वेस्टमेंट करो तो 3% आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में वेतन भी देना पड़ता है और मुनाफा भी कमाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ऑल दीज टेकन इनटू अकाउंट, if you want to sustain $1 of investment, you need $3 of consumption. In China, for every dollar of investment, there's only $1.3 of consumption. So if it has to come with a global average, इसका जो consumption है has to increase by $1.7, which is almost double the consumption, right? From 1.3 to go to 3, it is double the consumption. So that's a huge problem. Okay. Now, next point he says is an increase in the Chinese share of global investment would require that the rest of the world disinvest to accommodate China's domestic imbalances. If China has to continue at 32% of global investment, one third of the global investment, everyone else has to stop their investment or reduce it. He says this is very unlikely with the United States, EU, and India putting into place policies aimed at boosting domestic investment. हम तो कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, एफडीआई वी आर इनवाइटिंग, पीएलआई स्कीम हमने जारी किया है कि भाई आके यहाँ निवेश करो और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। जैसे एप्पल हुआ है, वहां से एप्पल हैज शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू हियर, सो दैट इज अ रिडक्शन in their investment increase here. So if this continues, China's investment share will go down. Similar story with manufacturing and production. But China is determined to increase its reliance on manufacturing to drive growth. तो इससे क्या होगा? This the next point is very important. Expect global trade relationships to deteriorate sharply in the next few years as the world's major economic battle over their respective manufacturing sectors. So what happens? China wants to increase its manufacturing. India, US, and EU also want to increase their manufacturing. So there'll be economic battle. अगर economic battle हो गया तो military battle तो उसके पीछे आएगा ही ना। हमारा तो चाइना के साथ ऑलरेडी मिलिट्री प्रॉब्लम है, so that can increase. So not only will China go uphill economically, it has to face an uphill task militarily also. ये नतीजा निकलेगा इसका. I mean, that's the next thing which is going to happen. So this phenomenon is going to last for the next 10 years. 10 साल के लिए ये जारी रहेगा. Okay? आगे क्या बोलता है
there are two ways a country can balance excess supply with weak domestic demand. चाइना का प्रॉब्लम एक्सेस सप्लाई, ज्यादा माल बनता है, उसको यू नो खरीदने वाला डोमेस्टिकली कम है. One way involves a painful and potentially collapse in disruptive collapse in production, यानी कि बंद कर दो प्रोडक्शन, पर वो प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता. The other way is to boost domestic demand as quickly as possible. सबको बोलो भाई तुम खरीदो, वो एक ट्राई कर रहा. Okay, with consumption growing roughly 4% a year before the pandemic and much less since then. उसके पैंडेमिक के बाद तो किसी के पास पैसा नहीं है चाइना के अंदर खरीदना. 6 to 7% growth in consumption is not feasible. हो ही नहीं सकता. उसको 6 to 7% ग्रोथ कंजम्पशन में जरूरी है, तभी जाके अगले 5-10 साल के अंदर वो जो $1 to $3 का जो कंजम्पशन रेशियो है बढ़ेगा डोमेस्टिकली इन चाइना. सो अगर आप देखेंगे तो चाइना इज एक्चुअली रनिंग अ अपहिल रेस. करना कुछ चाहता है, हो कुछ रहा है, उसका पॉलिसी कुछ है, और यू नो उसका जो आउटवर्ड पॉलिसी कुछ है, इंटरनल पॉलिसी कुछ है, इसमें मतभेद है. तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? लड़ाई. क्या यह लड़ाई इकोनॉमिक होगा या मिलिट्री होगा, ये तो देखने वाली बात है. ओके, ही सेज, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये. विद इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग, ग्रोथ स्लोइंग डाउन, which means fewer jobs, fewer building bridges, train stations and apartments, ये सब खत्म हो जाएगा. The only way to accelerate consumption growth sustainably is to get household income growth to accelerate. घर के अंदर फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, ऐसे चीजों के खरीदने की जरूरत है. Either directly through increase of wages or indirectly through the social net, यानी कि गवर्नमेंट उसको पैसा दे. So that's a problem for China. ये तो हो नहीं रहा. Okay, the problem with transfers, कि अगर इनके जेब में सब पैसा दे देंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर, जैसे हमारे देश में भी हमने ट्राई किया था डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए, is that there must be paid for and there are only 3 sectors to be paid. Who can pay? कौन पे कर सकता है? अगर एक गरीब के जेब में पैसा भरना चाहते हो और उसको बोलो कि भाई जाके आप कंजम्पशन करो और फ्रिज खरीदो या स्कूटर खरीदो, वो पैसा कहाँ से आ सकता है? 3 ही तरीके से आ सकता है. एक, जो अमीर है उनसे पैसा छीनो और गरीबों को दे दो, जिस तरीके से कम्युनिस्ट लोग करते आए हैं. दूसरा तरीका है बिजनेस वालों को पकड़ो कि भाई आपका जो मुनाफा है गरीबों को दे दो. तीसरा है गवर्नमेंट दे सकता है. गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है चाइना के अंदर. बिजनेस टफ हो रहे हैं, वो देना नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए ये अगर आप देखेंगे, और ये फर्स्ट फ्लाइट जो मैंने बताया कि चाइना डज नॉट वांट टू डू मोनोपोलिस्टिक वे, वेस्टर्न वे, अगर आप देखेंगे देयर इज अ रेसोनेंस, राइट. सो हाउ कैन consumption increase? Okay, let's see what else he says. He says, this is South China Morning Post, which says, as China mulls 2024 GDP growth target, Beijing must be willing to serve up more stimulus and economic reform. वही बात जो माइकल पेटिस बोलता है. स्टिमुलस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब यह है कि गवर्नमेंट हैज टू पे. अमीर लोग दे नहीं रहे, बिजनेसेस के पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि बिजनेस वैसे भी गिर रहे हैं, तो ओनली गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट हैज टू पे. ये दिस इज द आर्टिकल विद साउथ चाइना मॉर्निंग का पोस्टर्स कम आउट विद. देन इसमें ये भी है अपील रेस, दे वांट टू बी द नंबर 1, कि कहते हैं कि व्हाट टारगेट, जीडीपी टारगेट मस्ट चाइना सेट फॉर 2024 टू डबल इट्स इकोनॉमी बाय 2034. अभी भी ख्वाब देख रहे हैं. ये ख्वाब है
ये तो अगर इफ यू हैव अ ड्रीम विच कैन नॉट बी मेट, देन आप क्या करोगे? आप सबके साथ लड़ाई करोगे, दूसरे के हक छीनोगे। आपका ख्वाब है कि आप एक दिन अमीर बनना चाहते हो। अगर सही तरीके से अमीर नहीं बनोगे तो डाकू बनोगे या चोर बनोगे, दूसरे को चोरी करके आप अमीर बनना चाहते हो। दैट इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग, एंड दैट इज व्हाट चाइना विल ट्राई विद इंडिया। क्यों? क्योंकि उनके निगाह में हम उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं, राइट? ओके, ये भी है। नवंबर में, ये दिसंबर में आया था कि नवंबर में इसका इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गया है। ये उनका दृश्य है। ये बनना चाहते हैं नंबर वन इकोनॉमी, पर इकोनॉमी जो है डूब रहा है। ये ग्रोथ जो है, ये बोलेंगे कि हमारा 5% ग्रोथ हो रहा है, 6% ग्रोथ हो रहा है, पर क्या ये ग्रोथ सही है कि नहीं, किसी को नहीं पता। इनफैक्ट काफी लॉट ऑफ false data is coming out of China. So you can't believe what China is putting out. Okay. Next देखिए, Chinese consumers keep spending in check amid shaky economy, hunting bargains on drinks, पर्सनल केयर गुड्स वगैरह। खाने के ऊपर भी ये देखते हैं भाई कहाँ सस्ता मिल रहा है। दारू पीने में भी सस्ता दारू खरीदने के चक्कर में खर्च नहीं कर रहे हैं। खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। चाइना का हालत देखिए। और ये सब हमारा काम नहीं है, ये चाइना का न्यूज़पेपर्स का रिपोर्ट है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। केक्सिन ग्लोबल जो है एक फाइनेंशियल पोर्टल है चाइना के अंदर, जो चाइना का एक्चुअल ट्रेड फिगर्स वगैरह 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 ये बताते हैं। इन्होंने 2 आर्टिकल निकाला है। ये 2 आर्टिकल में क्या लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कि ये पता चलना कि चाइना का एक्चुअल हालत क्या है। दिस इज नॉट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। ओके, दिस इज प्रोफेशनल इकोनॉमिक डिटेल्स कम आउट ऑन केक्सिन। क्या है ओपिनियन इसमें? यह है, इज चाइना हेडिंग फॉर अ जापान लाइक पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन? जापान की तरफ हो रहा है। और दूसरा यह है लेटेस्ट, चाइना में फाइंड क्योर फॉर स्टैगफ्लेशन बाय स्टडीइंग चाइना जापान एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज द स्टोरी इन दिस होल थिंग व्हिच इज कमिंग आउट? स्टैग्नेशन हो रहा है, स्टैगफ्लेशन भी हो रहा है चाइना के अंदर, ये बोल रहे हैं ये। और दे वांट टू अवॉइड चाइना व्हाट हैज हैपेंड इन चाइना। सो जो भी चाइना के अंदर हो रहा है, दे वांट टू अवॉइड। सो इन दिस सेकंड आर्टिकल ये लिखते हैं कि China must resist the head in sand ostrich mentality that prevented Japan from identifying its crisis sooner. So there is an important fact, ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने सर जो है ना रेत के अंदर रख दिया। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है बाहर। ये भी बोल रहे हैं कि 1986 में जापान ने ट्राई किया था कि वो अपना इकोनॉमी जो है मैन्युफैक्चरिंग से हटा दें और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा दें। 1986 से लेकर अभी तक जापान इस प्रॉब्लम से उबर के नहीं आया। 40 साल हो गया। अभी कुछ एक आध रिपोर्ट मिल रहा है जहां बोल रहे हैं कि जापान में कंजम्पशन बढ़ गया है। वेन जियाबो 2007 में ये प्राइम मिनिस्टर था चाइना का, तब इसने एक स्पीच दिया था और उस स्पीच में बोला कि हमें शिफ्ट करना है टुवर्ड्स कंजम्पशन, राइट? 2007 से लेकर अभी 2023-24 आने वाला है, 17 साल हो गए, ये नहीं हो पाया। पिछले यानी कि 2007 से लेकर 2017 तक ये सोचता कि भाई ये तो ऐसे ही है, ये हमारा राज चलता रहेगा। पर पेंडेमिक में इनका पोल खुल गया है और ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। ओके, ये इसमें भी ये बोलता है, कैक्सिन भी बोलता है, जो माइकल पेटस ने बोला, वो कैक्सिन ने भी बोला है
shift requires a potentially disruptive transformation of the economy and political system, with political, business, and financial institutions built around 3 to 4 decades of transfers in one direction respond to a reversal of those transfers. Very important. अब आज तक एक दिशा में बढ़ते गए, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका फाइनेंशियल सिस्टम और आपका पूरा प्रोडक्शन सिस्टम सब कुछ एक दिशा में बढ़ता गया। आप कैसे उसको उल्टा करके दूसरे दिशा में लेके जाना चाहते हो? पर बात यह है कि जो मैंने स्लाइड दिखाया है कि जी जिनपिंग डज नॉट वांट टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम। वो बदली नहीं करना चाहता है पॉलिटिकल सिस्टम को, ना इकोनॉमिक सिस्टम को बदली कर पा रहा है, राइट। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पुराना रीत रिवाज के ऊपर ही चले, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन सिस्टम। तो ये कैसे चेंज होगा चाइना के अंदर? सोचने वाली बात है ये। और मैंने रिपोर्ट्स दिखा दिया आपको बीच में क्या क्या हुआ है, आगे भी देखेंगे, राइट। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। One of the most of the investment needs of the economy have been met, the longer it takes to restructure the sources of demand that drive economic activity, the longer will be the period of economic stagnation. So इसका जो फ्यूचर है चाइना का, ये नहीं कि अगले साल इसका रिकवरी हो जाएगा और सब कुछ बल्ले बल्ले, ये बल्ले बल्ले की कहानी होने वाला नहीं है। और ये मेरा एनालिसिस नहीं है, मैं ये दोबारा बताना चाहता हूं, मेरा एनालिसिस तो मिलिट्री एनालिसिस है, ये इकोनॉमिक एनालिसिस है, ये खुद बोल रहे हैं। सो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद इन चाइना विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, विच इज लॉन्ग टर्म। सो वी गोना हैव अ लॉन्ग टर्म इशू विद चाइना। एक तरीके के सोच ये है कि भाई हमारा बढ़ता जाएगा, वो स्टैग्नेट हो जाएगा, हमारा गैप कम हो जाएगा, ये सब हमने पहले बताया था। एक तरीका ये है कि हम उसको ओवरटेक करेंगे। दूसरा सोच ये है कि क्या चाइना हमें ओवरटेक करने देगा? अगर ओवरटेक करने देगा, या ओवरटेक करने के लिए हमें क्या कीमत चुकाना पड़ेगा? क्या ये एक मिलिट्री कीमत होगा, या इकोनॉमिक कीमत होगा, या पॉलिटिकल कीमत होगा? अगर ये लड़ाई में कैसे बदली होगा, ये देखने वाली बात है। और ये बात ये नहीं कि 2024 में ये बात हल हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे दिन बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम और भी बढ़ते जाएगा और भी बड़ा होते जाएगा। क्यों? चाइना इज स्पेंडिंग, चाइना का जो मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं हो रहा। बाकियों में हो या ना हो, मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है। अगर मिलिट्री के ऊपर कम नहीं हो रहा है और इकोनॉमी डूब रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, अंदरूनी हिस्से अंदरूनी तरीके से इनको अगर दंगा फसाद या कुछ हो गया जो चाइना में हमें पता नहीं चलता, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, तो चाइना अटैक करेगा किसी को। क्या ये ताइवान को अटैक करेगा या इंडिया को अटैक करेगा? किसी एक। खैर, ये अभी तीसरा एक खिलाड़ी आ गया चाइना के अगेंस्ट, वो है फिलीपींस, जिसके बारे में मैं अगला हफ्ता में बात करूंगा। क्योंकि इस साल में, इससे पहले कि इस साल खत्म हो जाए, चाइना का जो मिलिट्री प्रॉब्लम्स और हाँ लड़ाई हो सकता है, उसके बारे में जरूर एक प्रोग्राम हम करेंगे। ओके, चाइना किसके साथ लड़ सकता है, चाइना का अगला लड़ाई कहाँ होगा, इसके बारे में हम प्रोग्राम 31 दिसंबर से पहले हम करेंगे, जो पीक इनटू एवरीडे चाइना होगा। ओके, दूसरा ये सब है। अब अभी देखिए, एक तरीका है कंजम्पशन, दूसरा तरीका है जो आप उत्पादन कर रहे हो, समवन हैज टू कंज्यूम इट आउटसाइड। एक्सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं? एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है? इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट चाइना का कहाँ है? वो है ईयू या अमेरिका में। ओके, अभी हाल ही में ईयू और चाइना का समिट हुआ था, राइट। उसमें क्या है, ईयू ने बोला ब्रसल्स
ratchets up pressure on Beijing over trade and Russia's war on Ukraine. वो बोल रहे हैं भाई रशिया को मदद करना बंद करो तब हम हमारे से आके बात करो, ठीक है। और भी ये बोल रहे हैं, ओके, Beijing open to discuss trade disputes in pursuit of strategic trust. They want to get strategic trust in place. ये बड़ी शब्द है, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि आज के दिन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। अगर विश्वास नहीं है यूयू और बीजिंग के बीच में, यानी यूयू और चाइना के बीच में, तो एक्सपोर्ट्स कहां जाएंगे? चाइना का एक्सपोर्ट्स यू क्यों क्यों खरीदेगा? और वो हालत में जहां यूयू खुद अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता है। ये तो नहीं हो सकता ना, ईयू, इंडिया और यूएस फैक्ट्री खड़ा करो अपना और चाइना का माल खरीदो। फिर तो हम लॉ इस्तेमाल इख्तियार करेंगे जिसमें सबसे पहले हमें अपना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और हमारा खुद का उत्पादन हमें खरीदना पड़ेगा। ये हमें करना पड़ेगा। ओके, ओके। नेक्स्ट, इटली ने बोल दिया कि हम बीआरए से हट रहे हैं। इसका नेगोशिएशन शुरू हो गया ऑलरेडी, ठीक। ये और ये पिछले 2-3 महीने से ये बात हो रही थी। अभी उन्होंने तो घोषणा कर दिया कि हम बीआरए के बाहर जा रहे हैं। ये एक बड़ा धक्का है चाइना के लिए। तो आप देखिए, जियोपॉलिटिकली चाइना अस्थिर नहीं है, सब चाइना से दूर भाग रहे हैं, ओके। ये भी है, साउथ चाइना सी में फिलीपीन समन्स चाइना चाइनीज एनवॉय, क्योंकि चाइना के अंदर, ये फिलीपींस के अंदर किटपिट चल रहा है, आज भी प्रॉब्लम हुआ है। कल की बात है कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर और फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर में टेलीफोन में बात किया। क्यों? कि भाई क्या हम लड़ाई कम कर सकते हैं, ये फेस ऑफ साउथ चाइना से में कम कर सकते हैं। पर जो इनके बीच में बातचीत हुआ है उससे कोई ऐसे यू नो देयर नो इंडिकेशन कि ये इनका जो टेंशन है कम हो सकता है। पहले ताइवान में भी प्रॉब्लम है। ताइवान में वैसे जनवरी 13 को उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है और उसमें चाइना जो है बिल्कुल दखल अंदाजी कर रहा है, वहां भी प्रॉब्लम है। इंडिया के साथ तो प्रॉब्लम है ही। तो जैसे मैंने बोला, ये तीनों के साथ प्रॉब्लम है। किस तरीके से ये प्रॉब्लम उभर के आएगा हम आगे बात करेंगे, ओके, ओके। G7 ने भी वार्निंग कर दिया चाइना को कि भाई आप साउथ चाइना सी में आपका जो चाल चलन है आपके ऊपर काबू रखो, और रशिया का जो प्रो यूक्रेन स्थान, नॉट प्रो, एंटी यूक्रेन स्टांस है उसके ऊपर भी काबू रखिए। सो जियोपॉलिटिकली आल्सो चाइना इज हैविंग एन अपहिल टास्क। मेन, हाँ, भले ही एक आध देश होगा अफ्रीका में जो चाइना का पक्ष में है, एक आध देश होगा यूरोप में भी जो चाइना के पक्ष में है, या छोटे छोटे देश हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए, इसराइल और हमास के लड़ाई हो रहा है, ये चाइना इज ट्राइंग टू गेट समथिंग इन, बट कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है वहां। वो ईरान के थ्रू और सऊदी अरेबिया के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई कम करो, पर हो नहीं रहा। क्योंकि अभी इसराइल में ये फीलिंग है कि चाइना जो है एंटी इसराइल है, और इसराइल जो है चाइना को टेक्नोलॉजी देता है। इसराइल चाइना का एक बड़ा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। अगर वो प्रो इसराइल जाएगा तो मिडिल ईस्ट से इसको तेल नहीं मिलेगा। तो दोनों साइड से चाइना जियोपॉलिटिकली फंसा पड़ा है। अगर इस हालत में इसका एक्सपोर्ट्स कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इंटरनल इकोनॉमी कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैंने ये एपिसोड का दिया है जी जिनपिंग्स अपहिल रन। ओके, एजुकेशन, ये इन अंदरूनी प्रॉब्लम्स। 2 साल पहले जी जिनपिंग ने पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म कर दिया।
इसका एजुकेशनल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी सेक्टर को नष्ट कर दिया, प्राइवेट क्लासेस को बंद कर दिया, ठीक है। और इसके काफी प्रॉब्लम्स हैं, पर इसका मकसद उस वक्त क्या था कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है उसको कम करो, ताकि एक फैमिली के ऊपर जो बोझ होता है वो कम करो। पर सवाल क्या है यहाँ पूछा जा रहा है, वो ये है, सो व्हाई इज स्कूलिंग मोर एक्सपेंसिव? महंगा क्यों हो गया है? अगर आपने रिफॉर्म किया है ताकि एक फैमिली के ऊपर एजुकेशन, अपने बच्चों का एजुकेशन के ऊपर का बोझ कम हो, तो स्कूलिंग क्यों महंगा हो रहा है? तो यहाँ भी इसको प्रॉब्लम है। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है चाइना को आगे। एक एक तरह एक तरफा प्रॉब्लम नहीं है, हर तरफ, जिस तरफ तरफ आप मोड़ के देखोगे उस तरफ प्रॉब्लम है। ओके, चाइना स्टूडेंट्स once attended graduate school in droves, today they have other plans। पढ़ना नहीं चाहते लोग। क्यों पढ़ना नहीं चाहते? क्योंकि पढ़ाई के बाद इनके पास नौकरी नहीं है। वो भी बात करेंगे अभी। ये देखिए, patients decry 50-50 shot at academic degree and they are rolling the dice at a costly plan B overseas for kids। क्योंकि महंगाई जो है एजुकेशन का चाइना में बढ़ गया, कि बाहर भी बेचने के चक्कर में है। आप किसी डायरेक्शन में चाइना का हालत देखिए, इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, ये देखिए, मेन 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 एजुकेशन का कहानी क्या है। China's college graduates to hit record 11.79 million in 2024, adding to market pressure। और इसके साथ देखिए, क्योंकि यहाँ ये इस आर्टिकल में लिखा गया है कि चाइना में जितने ग्रेजुएट आते हैं उनको सिर्फ 50% नौकरी मिलता है। अगर ये हालत है कि तकरीबन 12 मिलियन लोग ग्रेजुएट्स बन के आ रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिलेगा, अंदरूनी हालत क्या होगा? अगर नौकरी नहीं मिलेगा, अशांति फैलेगी। नौकरी नहीं मिलेगा, वेतन नहीं होगा, तो वो खरीदेगा क्या? मतलब कागज भी नहीं खरीद पाएगा वो। तो किस तरीके से आप, किस नजरिया से अभी अगर आप चाइना को परखोगे तो प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम्स हमारे नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में इंडिया में नहीं आते। आप देखिए, कहीं भी आप मेरे को एक न्यूज़पेपर दिखा दो जो हम बोल रहे हैं चाइना के बारे में एनालिसिस कर। सब यही बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बड़ा देश है, बड़ा सुपर पावर है, ये पावर है, वो पावर है। असलियत कुछ और है। और असलियत बात यह है कि 4 साल पहले जब मैंने आज का स्थिति के बारे में वर्णन किया था, तो सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। आज मैं अगले 10 साल का स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप भी हंसो मेरे ऊपर, पर असलियत अभी मैं बता रहा हूँ। चाइना का हालत बिगड़ता जाएगा, क्योंकि एक चीज भी याद और करना पड़ेगा हमें, आबादी घट रहा है। अर्थव्यवस्था लोगों के ऊपर होता है, लोगों के ऊपर निर्भर होता है। अगर लोग ही नहीं है तो अर्थव्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है। ओके, जॉब्स, सस्पेंडेड प्रोडक्शन, एक्सटेंडेड अनपेड लीव embody woes with private businesses under pressure। सिंपल, जॉब्स नहीं है, ग्रेजुएट्स बन गए, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, कंजम्पशन नहीं है। तो ये सब कनेक्टेड है। जो उत्पादन हो रहा है आपने बाहर जाके लड़ लिया, तो कोई खरीद नहीं रहा। और फिलीपींस के साथ लड़ रहे हो आप, ताइवान के साथ लड़ रहे हो, इसके साथ लड़ रहे हो, उसके साथ लड़ रहे हो। आप सोचते हो कि आप बड़े देश हो, पर आपका एक्शन जो है वो कुछ और है। ओके, यहां तक लो इनकम ग्रुप्स, जो माइग्रेंट लेबर है, उसके ऊपर भी ये सोच रहे हैं कि भाई इन्हीं को कुछ करो ताकि इनका कंजम्पशन बढ़े। पर वो करेगा कैसे?
हर तरीका चाइना जो है ना ट्राई कर रहा है कि वो सफल हो, पर मेरे को तो डाउट है। डाउट ही नहीं, मेरे को बड़ा क्लियर है कि ये नहीं हो पाएगा। ओके, ओके, वही बात है। हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी फेसिंग। ये सिर्फ 2 हफ्ते के हेडलाइंस नहीं है। आपको क्या, व्हाट इज द फीलिंग यू गेट? इट्स अ फीलिंग ऑफ ग्लूम, अंधकार है। अगर हमारे देश में ऐसे 10 दिन 15 दिन लगातार ऐसे हेडलाइंस आते गए तो आपको क्या फीलिंग मिलेगा? आप सोचिए। ठीक, अगर 10 दिन आपका स्टॉक मार्केट गिर गया तो आपके ऊपर क्या असर होगा? देश के ऊपर मंदी छा गया तो क्या असर होगा? वो प्रॉब्लम है चाइना। हम हर वक्त चाइना को हम अपने नजर से देखते हैं। चाइना को चाइना की नजर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको समझ में आएगा कि चाइना का असली हालत क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डूब रहा है। लोगों के पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है, वो चाइना के अंदर प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहते हैं, वो बाहर जा रहे हैं। ये बार बार मैं बताते आया हूं। कहीं यूएसए में जाके लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं मलेशिया में खरीद रहे हैं, कहीं सिंगापुर में खरीद रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में खरीद रहे हैं। वहां का प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ गए हैं, चाइना में घट रहे हैं। तो पैसा कहाँ है चाइना का? धीरे धीरे अमीरों का पैसा बाहर जा रहा है। एक आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। यूएसए के अंदर चाइना का इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन बढ़ गया है, मेक्सिको के थ्रू। जो लोग चाइना से भाग रहे हैं वो मेक्सिको के थ्रू इलीगली चाइना के अंदर जा रहे हैं। उससे भी हमें पता चलता है कि क्यों भाग रहे हैं लोग चाइना के अंदर, चाइना के से। क्योंकि उनको कोई उनका फ्यूचर के बारे में अनिश्चितता बहुत है। जब लोगों के पास कोई फ्यूचर नहीं है अपने देश के अंदर, फिर दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे देश में जाके कुछ भी करेंगे जिंदगी बिताने के लिए। और वो कहाँ जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं। क्यों? उनका मानना, आम चाइना वाले का मानना है कि यूएसए नंबर 1 देश है, वहां जाओगे तो कुछ अब फलोगे फूलोगे, चाइना में तो होगा नहीं। तो ये कौन सा ग्लो सुपर पावर है? ये भी देखिए, सोचिए। तो चाइना का लॉन्ग टर्म है, वही बात है जो पहले मैंने बताया, शी जिनपिंग का जो सीढ़ी है वो और खड़ा होता जा रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। ये आर्टिकल कहता है चाइना involuted new energy industry is awash with overcapacity that could stall economic driver। न्यू इकोनॉमिक ड्राइवर क्या है चाइना में? आजकल आप कहीं भी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सेल्स बढ़ गया है चाइना से। सबसे बड़ा मार्केट ईवीक्स का फ्रॉम चाइना। ठीक, एनर्जी का जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाइना इज नंबर 1। बहुत अच्छी बात है, पर ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ओवर कैपेसिटी। सब इतना बना रहे हैं कि वो बिक नहीं रहा। अगर बिक नहीं रहा तो वो रेट्स डाउन हो रहे हैं, तो इनका मुनाफा डाउन हो रहा है। ये कहानी है ये। इनके इनके एनर्जी सेक्टर के जितने उत्पादन है वो कोई खरीद नहीं रहा। खरीद रहे होंगे, पर इनके इतना उत्पादन बढ़ गया है कि इकोनॉमी सुधरेगा नहीं। तो है ये प्रॉब्लम है इन द इन दैट सेक्टर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी which is the best today, energy sector। energy sector is the best part of the Chinese economy today, और उसमें भी ओवर कैपेसिटी है। ओके,
चाइना स्टॉक्स बॉन्ड्स टू सफर, ये कहानी वही है। अमिड जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, वेनिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट। सो 24 में भी इनका कोई आशा नहीं है। 24 में अगर आप प्रोजेक्शंस देखेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं 24, 25, 26, 27 तक ये सुधरेगा नहीं हालत। मैं आज बता रहा हूँ, मैं 24 के एंड में भी हम बात करेंगे ऐसे, 25 के एंड में भी बात करेंगे, ठीक, कि चाइना का प्रॉब्लम जारी है और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम और संगीन होता जाएगा। ओके, इनका चाइना सॉवरेन फंड सफर्ड इन्वेस्टमेंट लॉसेस इन 2022 ऑन ग्लोबल मार्केट टर्मोइल, erodes assets and returns। ये भी प्रॉब्लम है इनका। किसी तरीके से देखिए, मूडीज ने इनका जो सॉवरेन बॉन्ड्स को डाउनग्रेड कर दिया, रेटिंग। सो वॉट एवर चाइना इज सेलिंग टुडे, क्वेश्चन मार्क। आज तक नहीं हुआ है, आज तक चाइना का बॉन्ड्स हैव नॉट बीन डाउनग्रेडेड, टुडे इट हैज हैपेंड। ओके, एंड this is very interesting actually. China awaits whether US interest rate cuts, better ties bring economic tailwind in 2024. You see, the fact is, if China was a very strong economy, अगर चाइना का अर्थव्यवस्था बहुत सॉलिड है, तो यूएस रेट कट के ऊपर निर्भर नहीं होता। अगर यूएस रेट कट होगा तो आपका इकोनॉमी ऊपर जाएगा, ऐसे थोड़ी ना है। हमारा इंडिया में ये प्रॉब्लम है आज के दिन। जब यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा इकोनॉमी डाउन होता है। जब इंटरेस्ट रेट वहां डाउन होता है, हमारा इकोनॉमी बढ़ता है। अगर आप यूएसए के ऊपर निर्भर हो आपका इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आप कौन से नंबर वन इकोनॉमी हो? आप कौन से ख्वाब देख रहे हो कि 2035 तक आपका इकोनॉमी डबल हो जाएगा? ये सवाल है चाइना के बारे में। और लास्ट पॉइंट, हेल्थ। पैंडेमिक हुआ, अभी कुछ इन्फ्लुएंजा या कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस है। चाइना स्कूल्स टू अर्ज टू स्टेप अप डेली हेल्थ चेक्स एंड वर्क विद authorities to help stop wave of respiratory illness। बात यह है कि चाइना के अंदर कुछ ना कुछ तो होता रहता है हेल्थ के बारे में, और जो आदमी हेल्दी नहीं है उसका इकोनॉमी कैसे ठीक होगा? राइट? 2 साल पहले पेंडेमिक था, अभी रेस्पिरेटरी डिजीज है, कुछ और होगा। क्योंकि इस दौरान चाइना का हेल्थ सिस्टम हैज बीन एक्सपोज्ड। बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, और हेल्थ इज वेल्थ। दोनों चीज चाइना के पास नहीं है आज के दिन, और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इनका हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। पैंडेमिक में यही सबसे ज्यादा मारे गए, और अभी रेस्पिरेटरी डिजीज चल रहा है। तो हाउ कैन अ डिजीज कंट्री प्रोग्रेस? तो आज देखिए क्या क्या हमने टच किया। जियोपॉलिटिकली प्रॉब्लम है, अंदरूनी तरीके से प्रॉब्लम है, इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बदली करना नहीं चाहते, सबसे लड़ना चाहते हैं। राइट? तो हेल्थ है ही नहीं, तो कैसे इकोनॉमी बढ़ेगा? राइट? सो ओवरऑल क्या होगा कि जी जिनपिंग विल कंटिन्यू हिज अपवर्ड जर्नी। ये भागता रहेगा, भागता रहेगा और भागता रहेगा। राइट? तो चाइना का हालत बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा और बिगड़ता जाएगा। राइट? ये मेरा भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। एंड ये एनालिसिस कुछ मूल सिद्धांतों के ऊपर है। राइट? जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने बताया है। ये इट्स नॉट माय ओन ओवरनाइट असेसमेंट, क्योंकि आई डोंट लाइक चाइना आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट चाइना। नो, दैट्स नॉट द केस हियर।
there is a major problem with China which we have to understand. So before I take questions, Xi Jinping's uphill run will continue. Okay.